Hello aspirants, welcome to another session of brainstorming. Today the date is 15 January, so let's get started. First, मैंने आपको ये तीनों टॉपिक शेयर कर दिए थे मॉर्निंग में. ओके, फर्स्ट इज रिलेटेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर के जो अपॉइंटमेंट के लिए न्यू अमेंडमेंट किया गया है उसके रिस्पेक्ट में. सेकेंड इज विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन. एंड ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी एक सेशन पहले मेंस 450 प्लस में कर चुके हैं. ओके, पूरा डिटेल में कवर किया था. क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, अलग अलग टाइप की हाइड्रोजन, ग्रे, ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन एंड सो ऑन. ठीक है, उस पर बात कर चुके हैं हम पहले. तो वो वीडियो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसको प्लीज देख लेना. ठीक है, वहां से कवर हो जाएगा वो पूरा. बाकी हम यहाँ डिस्कस करेंगे बट डिफरेंट डायमेंशन से. दूसरा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था हमने 2019 में टू कॉम्बैट द पॉल्यूशन. तो अब इसके क्योंकि 5 साल हुए हैं तो हमें एक बार इसकी प्रोग्रेस देख लेनी चाहिए. ऑलराइट, तो ये तीन टॉपिक हमारे डिस्कस करेंगे. एंड प्लीज एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट आस्क मी टू मेक ऑल दी मेंस 450 प्लस वीडियोस पब्लिकली अवेलेबल. ओके, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज जिन स्टूडेंट्स ने पेड सब्सक्रिप्शन लिया है फिर वो उनके साथ एक चीटिंग हो जाएगी. राइट, जो जितना पॉसिबल हो पाता है मैं अपनी तरफ से शेयर कर देता हूँ यूट्यूब पे. बाकी सब वो जो पेड कोर्स का पार्ट है उसे पेड कोर्स में ही रहने दीजिए. ठीक है. एंड देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था ये सब मेंस 450 प्लस एंड ऑल, तो मैंने पेड नहीं लॉन्च किया था. आई जस्ट डिसाइडेड कि यूट्यूब पे इसी तरीके से चलता रहेगा. बट ड्यू टू पुअर रिस्पॉन्स, एक काफ़ी पुअर रिस्पॉन्स था. 20-30 व्यूज आ रहे हैं एंड फॉरगेट व्यूज, इवन वॉच आवर्स 1-2 ऐसे वॉच आवर्स आते थे. सो दैट टाइम आई वॉज लूजिंग इंटरेस्ट. मतलब एक मोटिवेशन नहीं रह जाता अगर इस तरीके का रिस्पॉन्स आता है तो. मैं खुद वो सीरियसनेस लूज कर रहा था. बट फिर कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि नहीं नहीं, आप इसको कंटिन्यू रखिए, हम लोग तो देख रहे हैं एटलीस्ट. तो वो 3-4 बच्चों से इस तरीके से शुरू हुआ. ओके, उन लोगों ने खुद कहा कि एक मिनिमम अमाउंट रख लीजिए बट दिस सीरीज मस्ट गो ऑन. तो फिर उस पर एक मिनिमम अमाउंट रखा. ठीक है, फिर उसी के साथ प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज को भी मर्ज किया गया. एंड ऑल दिस कम्स एट जस्ट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ 3000 रुपीज. ओके, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस. आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के वीडियोस भी मिल जाएंगे इसमें. ओके, आपको मेंस 450 प्लस के लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे. जो एक्स्ट्रा नोट्स दिए जाते हैं न्यूज़पेपर के साथ वो भी इसी में अवेलेबल है. और उसके अलावा प्रीलिम्स का पूरा रिवीजन सीरीज दोनों डायमेंशन से, करंट अफेयर से भी और स्टैटिक सिलेबस भी, दोनों आपका रिवीजन सीरीज भी अवेलेबल है. एंड साथ में जो भी एमसीक्यूज वगैरह होंगे या सॉर्ट ऑफ टेस्ट पेपर मॉक, वो भी उसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा. एंड दिस इज वैलिड अप टू योर प्रीलिम्स. ऑलराइट, सो प्लीज डोंट आस्क मी टू मेक all these things available on YouTube. पहले अवेलेबल था बट ड्यू टू पुअर रिस्पॉन्स ओनली आई शिफ्टेड इट टू पेड कोर्स सो दैट चाहे वो 10-20 स्टूडेंट्स ही हों बट एटलीस्ट वो भी सीरियसली उसको फॉलो करें और मैं भी सीरियसली इस काम को कर सकूं. ओके, सो नो डिस्कशन ऑन दैट एनी फर्दर. चलिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट हुए थे विच इज नोन एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस. ठीक है, एंड टर्म ऑफ ऑफिस. ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 2023. ठीक है, यानी कि 3 चीजें डिसाइड कर रहा है. एक तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस कैसी होंगी और उनका टर्म यानी टेन्योर वगैरह क्या होगा. ठीक है, तो इस बिल को पास किया गया, एक्ट में कन्वर्ट हुआ. अब फर्स्ट थिंग इज कि ये रिप्लेस किसको करेगा. तो ऑब्वियसली बात है कि पहले से कुछ तो होगा जिसको ये रिप्लेस करने जा रहा होगा. राइट, तो उसी तरीके से पहले से एक इलेक्शन कमीशन विद सेम अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ वगैरह के साथ था 1991 में. ओके, अब देखिए इस एक्ट ने क्या किया था कि ये जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, इन लोगों को सैलरी के मैटर में, बात जब सैलरी की आती है तो सैलरी के मैटर में इनको इक्विवेलेंट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर. ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो सैलरी मिलेगी वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को भी मिलेगी. क्लियर. बट इस एक्ट ने ये डिसाइड नहीं किया था कि अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होगा. अपॉइंटमेंट प्रोसेस इस 91 के एक्ट ने डिसाइड नहीं किया था, इसको इसने अनएड्रेस छोड़ दिया था. ठीक है, तो क्योंकि यहां पर लॉ में नहीं लिखा गया कुछ भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस, तो इट कंटिन्यू टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है,
प्रेसिडेंट ही डिसाइड करने लगे कि कैसे अपॉइंट होगा, और बस गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड कर देते थे और हो जाता था। ठीक है, तो ये दो फीचर्स अभी के लिए याद रखिए 91 एक्ट के, तभी आप रिलेट कर पाएंगे कि इसको क्यों और क्या चेंजेस किए गए। क्लियर? चलिए नाउ अब देखिए क्या है कि काफी टाइम से इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के एलिगेशंस लग रहे थे कि बायस्ड है काफी। ठीक है, काफी कुछ बायसनेस देखने को मिल रही थी पिछले कुछ टाइम से। तो इसी तरीके का कुछ पेटिशंस दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपॉइंटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का, इट शुड नॉट बी डन सोलली। ठीक है, मतलब अकेले, सोलली बाय द एग्जीक्यूटिव। ये अकेले एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर या उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं रहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक सिलेक्शन प्रोसेस बना के दिया यहाँ पर। उसने अपनी तरफ से एक सिलेक्शन प्रोसेस बना के दिया कि एक सिलेक्शन कमेटी बनाइए विद प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसने ये रेकमेंड किया कि आप इन तीनों को मिला के एक कमेटी बनाइए, और ये जो सिलेक्शन कमेटी होगी ये चूज करेगी किसको बनाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। बट कैच लाइज इन दी कि यहां पर कहा गया कि ये जो सिलेक्शन कमेटी बना के रेकमेंड की है, ये तब तक के लिए वैलिड रहेगी जब तक कि पार्लियामेंट इस पर कोई लॉ इनेक्ट नहीं कर देता। ठीक है, पार्लियामेंट बाय लॉ, यानी कि पार्लियामेंट जब तक इस पर लॉ नहीं बना देता तब तक ये नॉमेनक्लेचर रहेगा कमेटी का। क्लियर? तो अब क्या किया कि यहां पर एक बिल लाया गया स्पेशली, और इन्होंने कहा कि हम एक सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा भी होंगे, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, तो ये मेजर चेंज कर दिया। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने ये जो 23 में एक्ट पास किया, उसने नॉमेनक्लेचर में यहां पर एक चेंज कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम कहा था कि ये होने चाहिए, उसको चेंज करके कैबिनेट मिनिस्टर रख दिया। क्लियर? अब मैं इस पे अभी वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको आर्टिकल 324 के बारे में कुछ बेसिक बातें बतानी है, जो आप लक्ष्मीकांत में रीड तो करते हो बट फिर भी एग्जाम में वो गलती करवा देता है आपसे। ठीक, नाउ आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, इट शुड कंप्राइज ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस प्लस सच नंबर ऑफ जज इलेक्शन कमिश्नर। उतने इलेक्शन कमिश्नर, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, कितने होंगे, ठीक है, ये नंबर डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट मत मार देना प्रीलिम्स में, इसीलिए प्रीलिम्स ट्रिकी हो जाता है कि वर्ड्स बदल दिए जाते हैं और कई बार थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है वहां पर। ठीक है, कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे चीफ के अलावा, वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, फिर ये इलेक्शन किस किस के लिए कंडक्ट करता है, तो ये इलेक्शन कंडक्ट करता है आपका पार्लियामेंट के लिए, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए। ठीक है, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट करता है। तो फिर ये पंचायती राज इलेक्शन, अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन, उनके उनके इलेक्शन नहीं करवाता क्या? नहीं करवाता है। उनके इलेक्शन करने के लिए अलग से कमीशन बनाई जाती है स्टेट लेवल पर, विच इज नोन एज स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, वो उसका काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम सिर्फ इन चार के इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। क्लियर है यहां तक? नाउ अब अपॉइंटमेंट कौन करेगा इनकी, तो अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक, एक तो प्रेसिडेंट नंबर नंबर डिसाइड करेंगे कि कितने इलेक्शन कमिश्नर रखने चीफ के अलावा। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इनको, बट ओके, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसीलिए 91 में भी ये एक्ट इनेक्ट किया गया और इसीलिए अब इस एक्ट में अमेंडमेंट भी किया गया है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये आप याद रखेंगे। ओके, आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मैं आपको ले आता हूं इस बिल पर जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। ओके, देखिए इस बिल के फीचर्स देखते हैं सीधे। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट ऑफ 2023।
इसके 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 प्रोविजन देख लेते हैं। ये आपके प्री में भी काम आएगा और ये आपके मेंस में भी काम आएगा, और मैं आपके साथ इसके क्रिटिसिज्म भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर कंपैरेटिवली थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट इट विल बी वर्थ इट। ओके, योर टाइम एंड इवन जो पेड कोर्स देते हैं मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट विल गिव यू मैनी मैनी टाइम्स रिटर्न। ओके, इट विल हेल्प यू इमेंसली। एनीवे, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर वगैरह की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे, जैसा कि पहले सिचुएशन थी, प्रेसिडेंट विल फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, कितने कमिश्नर होंगे तो ये डिटरमिन करेंगे प्रेसिडेंट। दिस इज द फर्स्ट फीचर। दूसरा, इनके अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। अब अपॉइंटमेंट में दो चीजें समझिएगा। ठीक है, एक तो है ऊपर हमारे पास सर्च कमेटी, ठीक है, और नीचे है हमारे पास सिलेक्शन कमेटी। सर्च कमेटी को हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी, सॉरी नॉट चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तो स्टेट लेवल की बात हो जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, ये कैबिनेट सेक्रेटरीज को हेड करेंगे, और ये कमेटी रेकमेंड करेगी 5 नेम्स कि इन 5 लोगों में से किसी को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जिस पे भी वैकेंसी हो, इन 5 नाम में से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये 5 नाम भेजे जाएंगे यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के पास। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? वही हमारे प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उसके अलावा एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। राइट, तो अब सिलेक्शन कमेटी के पास ये 5 नाम आ गए। इन 5 में से जिस पे भी वैकेंसी होगी उसको चूज कर लेना। क्लियर? ये बात समझ में आई यहाँ पे कि ये जो 5 नाम सर्च कमेटी रेकमेंड करेगी, उन 5 नाम में से किसी एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देना और बाकी 2 को इलेक्शन कमिश्नर बना लेना। क्लियर है यहाँ तक? बट अब इसमें देखिए एक कैच आएगा। कैच ये है कि इन 5 नाम के अलावा भी, इन 5 नाम के अदर देन दीज 5 नेम्स, अगर ये सिलेक्शन कमेटी चाहे ना तो इन 5 नाम के अलावा भी किसी अदर पर्सन को कंसीडर कर सकती है। ठीक है, दिस इज, इसे स्टार मार्क कर लो, दिस इज द कैच। तो अगर सपोज कीजिए कि ये 5 नाम रेकमेंड करे वहां से सर्च कमेटी ने, और फिर सिलेक्शन कमेटी ने कहा यार ये पांचों हमें पसंद नहीं आ रहा, हम किसी और को चूज करते हैं, तो फिर इस कमेटी का तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया। राइट, सो दिस इज वन क्रिटिसिज्म। अभी क्रिटिसिज्म पे आएंगे हम। ठीक है, पहले इसके फीचर समझ लेते हैं सारे। नेक्स्ट प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा सा नैरो रखा है। फर्स्ट कि ही शुड बी ए पर्सन विद इंटीग्रिटी। ठीक है, तो यहां तक बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस आदमी को नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में इन्होंने कहा कि वो पर्सन या तो अभी या फिर पहले एटलीस्ट सेक्रेटरी रैंक पर रहा हो, सेक्रेटरी या उससे ऊपर की रैंक पर, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि जैसे आज अगर हम सेक्रेटरी देखें, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, तो सेक्रेटरी कितने होंगे आज? आई थिंक 85 समथिंग। ठीक है, तो आपसे उन्हीं में से, आपसे उतनों में से ही आपको चूज करना है, या जो रिटायर हो चुके हैं या सर्विंग है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपने इसका जो डोमेन था रिक्रूटमेंट का, ठीक है, अपॉइंटमेंट का, एलिजिबिलिटी का जो डोमेन था, उस एलिजिबिलिटी डोमेन को क्या कर दिया है? नैरो कर दिया है। राइट, दिस इज अनदर क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात की गई है उनके टर्म की। ठीक है, तो टर्म वही है 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, बट द कैच इज कि देखिए, एक तो पहली बात आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते किसी को भी, एक बार बन गए तो बन गए। उसके बाद अब सपोज कीजिए कि कोई पहले था इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, फिर उसको बाद में बना दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 6 साल इलेक्शन कमिश्नर बन के रह लिया फिर 6 साल यहाँ भी रहेगा। नो, दोनों का मिला के टेन्योर 6 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6 ईयर, दोनों टेन्योर मिला के। क्लियर है ये? नेक्स्ट फीचर है अबाउट दी सैलरी एंड पेंशन। तो सैलरी का मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इनकी जो सैलरी है
वो पहले इक्विवेलेंट थी सुप्रीम कोर्ट जज के, अब इक्विवेलेंट कर दी है आपने कैबिनेट सेक्रेटरी के। हालांकि अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो सैलरी उतनी मिलती है, कैबिनेट सेक्रेटरी को भी उतनी मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट जज को भी उतनी मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको भी उतनी ही मिलेगी, पैसे के टर्म्स में बराबर है। ठीक है, लेकिन जो जज की सैलरी होती है ना, सुप्रीम कोर्ट जज की, दैट इज चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है, वो उनके ऑफिसर है। तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो उनकी सैलरी दोनों की इक्विवेलेंट थी, तो समझ में आता था बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बट यहाँ पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, आपने उसके बराबर कर दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। वो कैच है इसमें। नेक्स्ट, रिमूवल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो मैनर सेम रखे गए, मैनर ऑफ रिमूवल पहले जैसे ही रखे गए, जो पहले थे वही है अभी भी। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है कि ग्राउंड, ओके, मैनर एंड ग्राउंड विल बी सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, राइट। हाँ, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनके साथ वही प्रॉब्लम है, रेकमेंड किया जा रहा था। ठीक, कई कमिटीज ने कहा कि इनको भी, इनका भी प्रोसेस सेम होना चाहिए रिमूवल का सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर, बट नहीं, ये वैसे ही रखा गया है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रेकमेंड कर दिया कि इस इलेक्शन कमिश्नर को डिसमिस करो, तो वो बेचारा निकल जाएगा। ओके, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किसके पास है? सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। इलेक्शन कमिश्नर के पास नो, नो सिक्योरिटी। ठीक है, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। क्लियर गाइस? सो अब कंसर्न आ रहे हैं इसमें बहुत सारे, राइट। अब कंसर्न डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर मैंने आपसे 2-3 तो डिस्कस कर ही दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। देखिए कंसर्न क्या है। फर्स्ट, पहले हमने क्या कहा कि जो सिलेक्शन कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और एक कैबिनेट मिनिस्टर है। अब दिक्कत यह है कि एक बात बताइए, प्राइम मिनिस्टर ने सपोज किसी एक बंदे को चूज करा, तो क्या कैबिनेट मिनिस्टर उसको अपोज कर लेगा? वो कैबिनेट मिनिस्टर की खुद की कुर्सी प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड है, उनकी मर्जी पे, जब चाहे डिसमिस कर दें। ठीक है, यानी कि जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे उसको कैबिनेट मिनिस्टर भी सपोर्ट कर देगा। अब सपोज कि लीडर ऑफ अपोजिशन उस नाम को अपोज कर भी दे, तो भी 2:1 वोटिंग हो जाएगी ना। तो यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है अल्टीमेटली तो उसी का सिलेक्शन हो गया, राइट। तो दिस इज वन कंसर्न। सॉल्यूशन भी इसका देख लेते हैं कि सॉल्यूशन फिर इसकी अगर क्या करना चाहिए था। इससे अगर आप ये कर सकते थे कि चलिए हम कैबिनेट मिनिस्टर को रखें, वहां तक ठीक है, लेकिन जो डिसीजन लिया जाएगा वो कंसेंसस से लिया जाएगा, यानी ऐसे आदमी को अपॉइंट किया जाएगा जिसको तीनों ने इलेक्ट किया हो, तीनों ने ओके किया हो। ठीक है, कंसेंसस से सिलेक्ट कर लीजिए, एटलीस्ट मेजोरिटी वोटिंग से मत कीजिए। ओके, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, नेक्स्ट इज कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसकी वैलिडिटी का भी इशू है। ये वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन कमेटी, तो वैलिडिटी में क्या प्रॉब्लम है? देखिए वैलिडिटी में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक प्रोविजन रखा गया है इसमें कि अगर मीटिंग में कोई वैकेंसी हुई, ठीक है, मतलब 3 लोगों को आना है, सपोज लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी वजह से नहीं आ पाए, ओके, किसी वजह से वो एब्सेंट हो गए या कहीं और बिजी थे, तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा वो वैलिड ही माना जाएगा। ठीक है, डिसीजन पास कर दिया जाएगा। और ये कंसर्न ना फ्लॉड नहीं है, क्योंकि अभी चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम आई थिंक कहीं नॉर्थ ईस्ट में चुनाव थे, मणिपुर नहीं, मिजोरम में। ओके, तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे ना कांग्रेस के, वो लीडर ऑफ अपोजिशन उस वक्त मिजोरम गए हुए थे, और सडनली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, इनको नॉमिनेट करना, इलेक्ट करना है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि मैं भी मिजोरम हूं, आप कल मॉर्निंग में मीटिंग रख लीजिए, आज शाम को मत रखिए, मैं 3 दिन नहीं आ पाऊंगा। बट प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ने मिलके सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये बंदे रह गए एबसेंट। ठीक है, क्योंकि आपने शॉर्ट नोटिस पे भी बुलाया था उन्हें। ओके, तो इस वजह से क्या हुआ कि एबसेंट थे लीडर ऑफ अपोजिशन, बट फिर भी जो सिलेक्शन हुआ उसको वैलिड माना गया। ठीक है, तो वही प्रोविजन इन लोगों ने यहां भी रख दिया है कि अगर वैकेंसी हुई या आप एबसेंट हुए तो डजेंट मैटर, हम तो पास कर देंगे। ओके, सो दैट इज वन लूप होल। नेक्स्ट, सर्च कमेटी का रोल।
अब ऊपर हमने सर्च कमेटी के बारे में देखा कि जो सेक्रेटरी होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी उनकी वो बनाएंगे एक सर्च कमेटी, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी की, ये हेड रहेंगे उसके। अब ये कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पे 5 नाम सजेस्ट करेंगे, बट हमने नीचे क्या देखा कि एक लूप होल ये रख लिया गया है कि इन 5 नाम के अलावा भी अदर देन दीज 5 नाम भी सिलेक्शन कमेटी कंसिडर कर सकती है। तो फिर सर्च कमेटी का जो पूरा पर्पस था वही डिफीट हो गया, ठीक है, उसका पर्पस ही डिफीट हो गया। फिर हम क्यों मेहनत कर रहे हैं 5 नाम सर्च करने के लिए, इतनी मगजमारी, राइट। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि अब आपने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ही शुड बी और हैव बीन दी रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपने जो एलिजिबिलिटी का डोमेन था उसी को बहुत ज्यादा नैरो बना दिया, ठीक है। हो सकता है कि कोई और भी बहुत अच्छा पर्सन विद इंटीग्रिटी और सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, ओके, वो भी होता हो, ठीक है। तो आपने उन सबको पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपने कहा कि नहीं, अगर आप सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट पोस्ट पर रहे हो तो ही आप एलिजिबल हो, राइट। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज विद रिस्पेक्ट टू सैलरी, ठीक है। सैलरी पैसे के टर्म में तो बराबर है, दैट इज ओके, ओके। लेकिन क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो उनका इक्विवेलेंट होना समझ में आता था। लेकिन जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ही इज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है, ही फंक्शन अंडर द गवर्नमेंट। तो इन दोनों की सैलरी को इक्वल करना इज नॉट गुड, ठीक है। यहाँ पे सिविल सर्वेंट की सैलरी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इनकी सैलरी पे भी किसका कंट्रोल आ जाएगा, गवर्नमेंट का, ऑलराइट, क्लियर। तो ये कुछ हो गए क्रिटिसिज्म। तो हमने 1 2 3 4 5 क्रिटिसिज्म देख लिए, बाकी इसके सारे फीचर्स देख लिए। ऊपर हमने आर्टिकल 324 को समझ लिया था, क्योंकि तो मैंने आपको ये बिल बहुत अच्छे से करा दिया है। इसके अलावा आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्लियर। और मैंने आपको सजेशन भी दे दिए हैं नीचे कि अगर इनको थोड़ा बहुत चेंज, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट ही करना हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एटलीस्ट ये कंसेंसस से कीजिए, ताकि ये ना हो कि प्राइम मिनिस्टर ने जिसको सिलेक्ट कर लिया वही हो गया, ठीक है। और ये वैलिडिटी वाला इशू भी सॉर्ट आउट कीजिए कि नहीं, तीनों तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, या पूरी जो कमिटी है कंप्लीट होनी चाहिए, तभी करना चाहिए, ठीक है, तभी उसका अपॉइंटमेंट हो, ओके। और ये वाला प्रोविजन डिलीट करने की जरूरत है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उन 5 नाम से हट के कोई नाम सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज तो फिर वो आप अपने फेवरेट टाइप के आदमी को बिठा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी थोड़ा सा ब्रॉड करने की जरूरत है। सिर्फ सेक्रेटरी लेवल से अगर अट्रैक्ट करने जाएंगे तो आपके बहुत लिमिटेड लोग रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये एक सिविल सर्वेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसी पोस्ट से इक्विवेलेंट करना वाज नॉट गुड, तो इसको भी तो ओके। तो हमने क्रिटिसिज्म के साथ ही पांचों के पांचों वे फॉरवर्ड भी देख लिए, क्लियर, ऑलराइट। अब हम आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे, जो कि है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। अगेन आई एम टेलिंग यू, इससे रिलेटेड मैं पूरा मेंस 450 प्लस पे एक वीडियो दे चुका हूं, उसको पूरा देख लेना प्लीज, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इसलिए ये न्यूज में आया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी कि जिसमें उसने कुछ मेजर्स रेकमेंड किए थे कि अगर इसको अडॉप्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ओके, इंडिया में अगर इसके अडॉप्शन को करना है तो इसने 5 मेजर्स दिए थे। तो पहले हल्का सा छोटा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। अब देखिए, हाइड्रोजन जो है ये फ्री फॉर्म में हमें नहीं मिलता है, ठीक है। हाइड्रोजन हमें हमेशा मिलेगा कॉम्बिनेशन में किसी और एलिमेंट के साथ, राइट। तो अगर हमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करना है तो हमें वहां से उसको पहले एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास H2O है, वाटर, ठीक है, तो हमें इसको ब्रेक डाउन करना होगा, H2 प्लस O, ठीक है, ऑक्सीजन अलग, O2, ऑक्सीजन अलग करना चाहिए, हाइड्रोजन अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है एक इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है, दैट मीन्स पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। और ये इसको सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइजर, ये इलेक्ट्रिसिटी किस सोर्स से आ रही है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा। अब सपोज कीजिए कि यहां से ये जो इलेक्ट्रिसिटी आई है वो सोलार या विंड पावर से बनी थी वो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से आई थी, इसलिए हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, अगर सपोज कीजिए कि यही जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, ये इलेक्ट्रिसिटी आई थी से कोल से। ठीक है। तो कोल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको इसको कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन। ठीक। उसी तरीके सपोज कीजिए कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ठीक है, कोल से या गैस वगैरह से बनाई। ठीक है। लेकिन गैस से बनाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुए थे ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को हमने कैप्चर भी कर लिया और स्टोर भी कर लिया उसको। ठीक है। यानी कि हमने एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होने दिए वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है। अब ऐसे पता है छोटे छोटे करने जाओगे ना तो कई तरह के हो जाएंगे। जैसे एक और अगर मुझे आपको बताना हो तो एक और हो सकता है हमारा पिंक कलर का। ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बनी है, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह कुडन कुलम टाइप की, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा आपका पिंक हाइड्रोजन। ठीक है। ऐसे करके ब्राउन हाइड्रोजन वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। ठीक है। बट मेजरली यही सब है। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइजर हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी उस वो इलेक्ट्रिसिटी किस सोर्स से ड्राइव की गई है, क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी है, या कोल गैस वगैरह से। ठीक है। कोल और गैस पे डिपेंड करता है, अगर गैस से है तो ग्रे और कोल से है तो ब्राउन। ओके। और उसी तरीके से अगर गैस से बनाई है बट कैप्चर और स्टोर कर ली गई है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, तो वो हो जाती है ब्लू हाइड्रोजन। ओके। तो ये समझ में आ गया इतना। ओके। नाउ आगे चलते हैं। मैंने इसमें यूज होने वाली सारी टेक्नोलॉजी मेंस वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया, वहां से देख लेना। अच्छा, अब ये बताओ कि हमें जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड, ग्रीन हाइड्रोजन की नीड क्या है हमें। तो अब देखिए कुछ पॉइंट। अब पहले तो मैं आपको सुबह जो न्यूज़पेपर एनालिसिस किया मैंने आज, उसमें आपके पास कुछ पॉइंट्स आए थे। उसमें कुछ पॉइंट्स थे कि 76% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो होते हैं एनर्जी सेक्टर से। राइट। ऑलमोस्ट अराउंड 16% ये होते हैं एग्रीकल्चर से। ठीक है। और 8% आपका हो जाता है इंडस्ट्रीज से। ठीक। अब ये एनर्जी में सब कुछ आ जाएगा आपका। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। ठीक। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से अगर मुझे ये ग्रीन एमिशन कम करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं रिन्यूएबल पावर की तरफ चला जाऊंगा, सोलार, विंड, ओके, हाइड्रो, न्यूक्लियर एटसेट्रा। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन को अगर मुझे डीकार्बोनाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल तरफ चला जाऊंगा। राइट। यानी कि मुझे ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाने की एक सबसे बड़ी नीड तो ये है कि मुझे करना है अपनी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी का डीकार्बोनाइजेशन, डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। हर सेक्टर में। तो इसलिए मैं ग्रीन हाइड्रोजन को प्रेफर करता हूं। ठीक है। अब इंडस्ट्री से जब बात आती है ना, तो इंडस्ट्री को चाहिए एक तो कांस्टेंट यानी रेगुलर सप्लाई एंड हाई वोल्टेज सप्लाई। ठीक है। और आपको पता है कि सोलार, विंड वगैरह ये कांस्टेंट नहीं है। कभी साल में कुछ महीने अच्छे से मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं मिली। राइट। बट न्यूक्लियर हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ये सब एक कांस्टेंट सप्लाई है, इसलिए हम इनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा दूसरा रीजन ये है कि हमने हमारे सामने गोल क्या रखा है कि 2070 तक हमें क्या बनना है, 2070 तक हमें बन जाना है नेट जीरो कार्बन एमिटर कंट्री, नेट जीरो कार्बन एमिशन। राइट। तो हमें इस टारगेट को अचीव करने के लिए भी जरूरत है ग्रीन हाइड्रोजन की। और थर्ड थर्ड हमें करना है कि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, आज हम लोग अपनी सारी फ्यूल नीड के लिए डिपेंड है ना दूसरी कंट्रीज पे। और जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज हो रही है वेस्ट एशिया में, रशिया में, यही तो मेजर सप्लायर हैं क्रूड ऑयल, गैस वगैरह के। ठीक है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी हमें अपनी कम करनी होगी, उससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी बचेंगे, इंडिपेंडेंसी भी बनेगी हमारी, कि फिर हम अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं होगी किसी की। ठीक है। तो वो सब अपने रीजन है।
और फोर्थ रीजन है कि हमें बनना है इसमें ग्लोबल हब। ठीक है, हाइड्रोजन पावर जनरेशन में हमें लीडर बनना है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब फ्यूचर फ्यूल है, फ्यूचर फ्यूल। ओके, तो ये चार पांच रीजन हमने देख लिए कि रीजन क्या थे। ठीक है, कि क्यों हमें ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाने की जरूरत है। ऑलराइट, इसके अलावा अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इस रिपोर्ट ने जो कहा है कि 5 तरीके बताए हैं तो वो क्या हैं। पहला, नाउ 5 गोल कह लीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट इज कि हम लोग को इसकी कॉस्ट रिड्यूस करनी है। अभी इसकी जो कॉस्ट जाती है ना, वो जाती है ऑलमोस्ट $5 पर केजी। एक्सपेंसिव है, इसे हमें रिड्यूस करके लाना है एटलीस्ट $2 पर केजी पर, ताकि ये वर्थ हो। ठीक है, यूज करना इसको वर्थ लगे। राइट, तो फर्स्ट तो हमें इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। सेकंड, इसके यूज को प्रमोट करना है, और यूज को प्रमोट करने के लिए क्या करना होगा, इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करना होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें सब्सिडीज देनी होंगी प्रोड्यूसर्स को। ऑब्वियसली बात है, कुछ नया कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फेलियर्स भी होंगे कुछ। और ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया अकेला नहीं, यूएसए भी अपने यहाँ पर बहुत सब्सिडी देता है इस चीज को प्रमोट करने के लिए। इनफैक्ट वो तो करीब करीब टैक्स क्रेडिट देता है आपको $3 पर केजी का। ठीक है, यानी कि अगर कॉस्ट आ रही है अभी प्रोडक्शन की $5 पर केजी, तो उसमें $3 पर केजी तो यूएसए सब्सिडी देता है, तो उन लोगों को तो वही पड़ रहा है ना, $2 पर केजी। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने की जरूरत है, और वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही हो पाएगी अगर ट्रिपल पी में किया जाता है तीनों मिलके। अब देखिए, इसमें दो एग्जांपल याद रखना। एक तो हमारे यहाँ रिलायंस है, ठीक है, जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है एक फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करके। और दूसरा हमारी खुद की एनटीपीसी है। ठीक है, उसने भी कुछ टाई अप किया है प्राइवेट कंपनीज के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें इलेक्ट्रोलाइजर पर अभी हम फॉरेन पे डिपेंड है। ठीक है, हम इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। तो वो तो वही बात हो गई फिर कि चाहे आप बाहर से फ्यूल गैस वगैरह ऑयल मंगाओ, तो भी आप इंपोर्ट डिपेंडेंट हो, लेकिन अगर उसको अल्टरनेटिव ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इलेक्ट्रोलाइजर पे डिपेंडेंट हो। तो बेटर है कि हमें इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर को प्रमोट करना है। राइट, तो ये कुछ 5 गोल्स हैं जो हमें करने की जरूरत है। बाकी इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, गवर्नमेंट की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एंड ऑल, वो सब मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वहीं से देख लीजिएगा। वो सेम चीज बार बार रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एनसीएपी। ओके, देखिए सी, यहाँ पर एनसीएपी की जब बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसने लॉन्च किया था 2019 में ये प्रोग्राम, दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, पूरे देश में। ठीक है, गोल क्या था कि एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, 5 साल का। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में और इवन गाड़ियां चला दो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी हमने, लेकिन थोड़ा टाइम बाउंड मैनर में, कि हमें 2024 तक इसको रिड्यूस करना होगा। ठीक है, एयर पॉल्यूशन को। नाउ इसमें दो पे फोकस किया गया था मेनली, PM2.5 एंड PM10। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल सबसे डेडली हैं, क्योंकि ये नोज के थ्रू भी अंदर चले जाते हैं, इवन ब्लड स्ट्रीम में तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमने गोल ये रखा कि 2017 में इनका जो भी लेवल था इन पॉल्यूटेंट्स का, उसे हम लोग करीब करीब 20 से 30% रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रिड्यूस करेंगे अगले 5 साल में, दैट इज बाय 2024। ओके, 2024। ठीक है, 19 में सेट किया था 5 साल के लिए कि 24 में हम इसको रिड्यूस कर लेंगे, बट नहीं कर पाए। तो फिर हमने क्या किया, जो हमारी आदत है कि हमने गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया। तो हमने कहा हम 24 नहीं, हम 26 तक अचीव करेंगे। ठीक है, लेकिन टारगेट बढ़ा दिया कि 20-30% नहीं, 40% रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये चेंज कर दिया हमने गोल पोस्ट। अब ये प्लान इंक्लूड करता था 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज को, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, ऐसी 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज को इंक्लूड करता है, जो अलग अलग 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई थी। ठीक है, अब ये सिटीज को आइडेंटिफाई कौन करेगा, तो ये आइडेंटिफाई करता था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके,
अब ये किस बेसिस पर करेगा? तो देखिए एक चीज और चलती है, दैट इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, नाक कहते हैं जिसको हम। इसके बेसिस पर डिसाइड किया सीपीसीबी ने कि कौन सी सिटीज इसमें आएंगी, और फिर साथ में उसने लॉन्च कर दिया एक प्राण पोर्टल, ठीक है। प्राण पोर्टल ये मॉनिटर करेगा पूरा कि इन सिटीज में क्या अचीवमेंट हुआ है और क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या ये अटेनमेंट हुआ है तो नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट आती है, जो कि बहुत माइन्यूट पॉइंट है, ये तो मैं नहीं कहूंगा आपसे कि आप याद रखिए, कि करीब सिर्फ 49 सिटीज के लिए तो हम लोग डेटा इकट्ठा कर पाए, ठीक है। उसमें भी कहा गया कि सिर्फ 27 सिटीज ऐसी हैं जिसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। यानी कि आप सोचिए कि हम पूरे का डेटा ही नहीं है हमारे पास, फिर कौन सी मॉनिटरिंग चल रही है? तो डेफिनेटली है कि हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी होगी मॉनिटर करने वाले, उस पॉइंट पे अभी हम आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये पीएम 2.5 की बात हो गई। उसी तरीके से अगर पीएम 10 की बात भी की जाए तो वहां भी यही इशू है कि आपके पास सिर्फ 46 सिटीज का डेटा है, उसमें से भी सिर्फ 24 सिटीज ने इंप्रूवमेंट दिखाया है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट अब हमें जो जानना है मोस्टली कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इसको इंप्लीमेंट करने में, आखिर क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है इसमें। तो चलिए चैलेंजेस अच्छे से समझते हैं। एक बार समझ लो इसकी साल भर की छुट्टी, ठीक है, क्योंकि ये रीजन सेम ही रहने, बदलने नहीं है, क्योंकि हमसे नहीं होने वाला है वो अचीव, ये हम सब जानते हैं। चलिए फर्स्ट, सबसे पहले तो फंडिंग देखते हैं। देखो ऐसी चीजों में ना, जा तो वैसे तो फंडिंग ज्यादा दी नहीं जाती, और दी भी जाती है तो उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं की जाती। तो फंडिंग पहले तो इसका अंडर यूटिलाइजेशन है। कि जनरली क्या है, जो अथॉरिटीज भी है ना, वो ये मान लेती हैं कि यार ये तो हर साल का है, ठंड आती है नवंबर दिसंबर जनवरी, इस टाइम पर ये पॉल्यूशन बढ़ जाता है, बाद में अपने आप कम हो जाता है, और अगर बढ़ भी रहा है तो इसको नेचुरल मान लो, मास्क वास्क लगा लो, इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। मतलब वो सीरियसनेस नहीं होती है, देखिए। सो फर्स्ट थिंग इज कि पहली बात तो देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एंड सेकेंड कि फंड्स आपने दे भी दिए ना, तो देयर इज वेरी मच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, ठीक है। जैसे कुछ सिटीज हैं लाइक पटना और दिल्ली, तो आपको क्या लगता है कि फंड आपने सेक्शन कर दिया ओवरऑल सबके लिए, तो किस सिटी को ज्यादा जाएगा? दिल्ली को जाएगा, ठीक है। सो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इसके बाद सेकंड है कि इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सीरियसनेस नहीं है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में इशू क्या है? पहला तो कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी पीएम 2.5 पीएम 10 ये वेहिकुलर एमिशन से बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री, ये जो पावर प्लांट वगैरह चलाती है, इनसे जो एमिशन होते हैं, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ठीक है। ये आपस में साथ में वर्क ही नहीं करती, दे ऑल वर्क इन सिलोस, राइट। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, देन योर दिस पावर मिनिस्ट्री, ये सब सिलोस में वर्क कर रही है, इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि हमें एमिशंस कैसे कम करने हैं, ठीक है। और दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है प्रॉपर, फॉर एग्जाम्पल कि मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग 131 में से 40 और सिटीज का ही डेटा रखते हैं अपने पास, ठीक है। उसी तरीके से कि वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज नहीं है, कचरा यहाँ वहां पड़ रहा है, कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं दिल्ली में, और कभी अपने आप ही आग लग जाती है उसमें, ठीक है, फायर लग जाती है। दूसरा कि अगर हम इंडस्ट्रीज को कहें भी कि आप लोग अपने ये जो एमिशंस हो रहे हैं आपके, अब जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, कचरा डाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उससे पूरे गैसेस एमिट हो रही हैं, तो वो इंडस्ट्रीज के पास कोई क्लीन टेक्नोलॉजी नहीं है। वो कचरा उनको बर्न करना ही है, ठीक है, सारा तो रिसाइकल नहीं हो सकता, तो उसको बर्न करेंगे तो गैसेस रिलीज होंगी, तो हम क्या करें इसके लिए? अब वो कार्बन कैप्चर, सल्फर कैप्चर करने के लिए फिल्टर वगैरह लगा सकते हो, बट अगेन फिर वो कॉस्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी कि कॉस्ट बहुत ज्यादा चली जाएगी, ठीक है। तो क्लीनर टेक्नोलॉजी भी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, खुद का पब्लिक का जो बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर कह लीजिए या अवेयरनेस कह लीजिए, वो भी बहुत पुअर है इस चीज को लेकर, ठीक है। दूसरा तो कि लोग क्या है कि ग्रेविटी समझते नहीं है, कि यार ये पॉल्यूशन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जबकि जब तक वो सांस लेने में तकलीफ ना होने लगे ना, तब तक वो ग्रेविटी समझते नहीं है इसकी। और आप देखिए कि सबको ऑब्सेशन है कि हमें अपनी पर्सनल व्हीकल से ही जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कि नहीं नहीं हम तो अपनी कार से ही जाएंगे, ठीक है, मास्क लगा लेंगे, गाड़ी के कांच बंद कर लेंगे, बट जाएंगे उसी से, ठीक है। सो देयर इज, आप कह सकते हो कि एक रेजिस्टेंस है चेंज के अगेंस्ट, रेजिस्टेंस टू चेंज। मेट्रो है, उसके बाद भी अपनी कार से जाना है,
राइट। बाकी इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे देख लेते हैं कि इंडस्ट्रीज का जो कंप्लायंस है, ठीक है, कंप्लायंस या आप कह लीजिए कि रेगुलेशन, कंप्लायंस एंड रेगुलेशन बहुत पुअर है। ओके, क्योंकि देखिए एक तरफ तो है कि स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स, कि बहुत टफ नॉर्म्स बना दिए जाएं, पॉल्यूशन ना करेंगे, बट दूसरी टाइम फिर ये भी, दूसरी तरफ ये भी है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, दिल्ली में आपको मेट्रो चलानी है तो पावर तो बनानी पड़ेगी, और मेजोरिटी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही बनती है, तो क्या करें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखें या आपके स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, राइट। उसी तरीके से कि जो लॉ है उनके अगेंस्ट भी वीक एनफोर्समेंट है। आप कहीं भी देख लीजिए, दिल्ली में किसी भी सिटी में कहीं भी कचरा जला देते हैं लोग, ठीक है, वीक एनफोर्समेंट, नदियों में गंदगी कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है भी तो बहुत आउटडेटेड है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा दिया आपने, बट उसमें टेक्नोलॉजी आप पुरानी यूज करेंगे, हम तो बस सिंपली बर्न करेंगे और ये एमिट हो जाएगी पूरी गैसेस। आप उसमें सल्फर फिल्टर लगा सकते हो, जो फिल्टर उसको फिल्टर कर, उसी तरीके से एक चीज होती है कि एक तो ये चिमनी जो हम लोग अपने अराउंड देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ जल रहा है और सीधे धुआं निकल रहा है, और एक बनाई जाती है आजकल की जिग जैग वाली चिमनी बनाई है। ओके, इससे क्या होता है कि जब ये गैसेस वगैरह ऐसे जाती है ना, तो ये काफी हद तक यहीं रुक जाती हैं, फिल्टर हो जाती हैं ये, ठीक है। तो ये भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो फिर कहाँ से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बाकी के बेसिक रीजन है, जैसे कि आपका रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो होना ही है। आज हमारे यहाँ 30% पॉपुलेशन रहती है, बाय 2040 50% पॉपुलेशन अर्बन सिटीज में रहेगी, माइग्रेशन हो ही रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, सिटीज एक्सपैंड कर रही हैं। ओके, तो ये पॉल्यूशन वगैरह का हमेशा से रहेगा ही। और फिर लास्टली है कि थोड़ा सा जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी हो जाते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे जैसे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पर कोई सी का इम्पैक्ट नहीं है, पूरा लैंड लॉक है हर तरफ से, तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो ट्रैप रह जाते हैं, राइट। तो अब यही सब फेलियर के हमने रीजन देख लिए, तो यही सब आप मेजर्स में भी लिख सकते हो कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो मेजर्स में वही लेना चाहिए, पहला तो कि फंड्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, ओके, और इक्विटेबल वे में होना चाहिए। सेकंड कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी में इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन वगैरह होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए कि देखिए ये बहुत सीरियस इशू है, ये आप कुछ साल बाद जाके रियलाइज होगा 50s में 60s में कि एयर में ब्रीथ करना कितना मुश्किल हो रहा है, बेटर देखिए आप अभी से समझें उसको, ठीक है। सेकंड कि हमारे जो रूल्स हैं उनका एनफोर्समेंट स्ट्रिंजेंट होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, और हमें बेटर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। दैट दीज 5 could be your measures. ओके, तो ये हमने डिस्कस किए तीनों टॉपिक्स, राइट। अगेन सेइंग, ग्रीन हाइड्रोजन वाला वीडियो वहां से देख लेना, बाकी मैंने जो यहाँ डिस्कस किए न्यू पॉइंट्स हैं वो सब। ओके, तो ये तीनों यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया है। बाकी प्रीलिम्स कोर्स के बारे में आपको बता दिया है, आपको ज्वाइन करना है, दैट्स ऑल योर विश, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वी विल नॉट बी ऑन यूट्यूब बट ऑन अ ओन एप्लीकेशन, ओके। तो ये ऐप, दिस ऐप इज अंडर, अभी बन रही है, ठीक है, तो ये प्रोबेबली इन फरवरी में एज सुन एज पॉसिबल हम लोग इसको वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन आई थिंक। So hope you enjoyed this session. Do give a like and do give your valuable comments. Thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.